हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू स्टडी IQ ऑप्शनल चैनल। माय नेम इज उत्कर्ष सिंह और आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाई टू डिफरेंट कल्चर डिस्पाइट हैविंग मेनी एथनिक डिफरेंसेस, डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ डिसिमिलैरिटीज डेमोग्राफिकली एंड अदरवाइज, व्हाई डू दे सीम सिमिलर। उनके बीच में सिमिलैरिटीज क्यों नजर आती हैं? इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम दो पर्सपेक्टिव का यहाँ पर यूज़ करेंगे जो कि आप एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज में पढ़ते हो। वन इज द व्यू पॉइंट ऑफ प्राइमरली 19th century classical evolutionist and the other is the point of view of the diffusionist जो कि लेट 19th century और प्राइमरली जो अर्ली 20th century है उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है ना? तो कल्चर को जब हम देखते हैं तो कल्चर को E.B. टाइलर ने डिफाइन किया है कि कल्चर इज अ कॉम्प्लेक्स होल which includes knowledge, belief, art, moral, law, custom, and any other capabilities, habits acquired by man as the member of the society। ठीक है ना? इस तरीके से टाइलर ने 1871 के अपने वर्क में कल्चर को इंट्रोड्यूस किया है। तो कल्चर जो कि एक पर्टिकुलर सोसाइटी का सेट ऑफ आइडियाज और बिलीफ को, नॉलेज को दिखा रहा है, वो दूसरे कल्चर जिसके साथ कोई शायद उसका कॉन्टेक्ट इंटरेक्शन भी ना हो उसके साथ कैसे सिमिलैरिटी दिखा सकता है। दो अलग अलग लोग दुनिया के दो अलग अलग कॉन्टिनेंट में इंडिविजुअल कल्चर को डेवलप कर रहे हैं और प्रोबेबली दे आर नॉट अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ईच अदर एंड येट देयर अराइज सिमिलैरिटी इन द कस्टम्स, इन द बिलीव्स एंड लॉट ऑफ अदर कल्चरल एरियाज। तो इसको 19th सेंचुरी के जो आपके स्कॉलर्स हैं, जो आपके 19th सेंचुरी के क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं, ये क्या कह रहे हैं कि बेसिकली दिस सिमिलैरिटी इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट वी कॉल एज द साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है ना? कि एट द कॉग्निटिव लेवल व्हेन वी सी द मेंटल फ्रेमवर्क ऑफ ह्यूमन बींग्स, it is mostly similar. We do have a lot of differences. We do live in societies which are not interacting with each other. इन्वायरमेंट अलग है, लोग अलग हैं, उनकी भाषाएं और बाकी सारी चीज़ें भी अलग हैं, लेकिन जो उनका एक मेंटल ढांचा है, जो फ्रेमवर्क है, वो एक जैसा है। और साइकिक लेवल पर हम सारे ह्यूमंस के बीच में एक सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलती है। एंड दैट इज़ वाई व्हेन दीज पीपल विल विटनेस सिमिलर सिचुएशन, when these people will witness similar condition, similar situation, जो उनका रिस्पॉन्स होगा उस कल्चर के एस्पेक्ट के प्रति वो भी एक जैसा होगा। ठीक है ना? मतलब एक लेमन एग्जांपल, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आप लेकर के सोचो कि आप अमेरिकन हो या ऑस्ट्रेलियन हो या इंडियन हो या अफ्रीकन हो और आप एक ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम में जी रहे हो जहाँ पर मीडिया का जन्म नहीं हुआ है, पेपर का जन्म नहीं हुआ है, दुनिया के किसी पार्ट में कोई कांटेक्ट नहीं है। आप एक प्री हिस्टोरिक या प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का पार्ट हो। अगर प्री हिस्टोरिक तो जाहिर सी बात है आपके बीच में कांटेक्ट नहीं है। इवन आप प्रोटो हिस्टोरिक में हो तो आपको एक दूसरे के एग्जिस्टेंस के बारे में नहीं पता है। अगर आपके सोसाइटी में, ये हम हाइपोथेटिकली सोच रहे हैं, ठीक है ना, गन जैसे किसी वेपन का वहाँ पर ओरिजिन हो चुका है या कोई भी प्रोजेक्टाइल वेपन है जो आपको पता है, यू हैव द इंफॉर्मेशन कि दिस कैन हार्म यू, दिस कैन किल यू। अब आपके ऊपर अगर उस गन को कोई फायर करेगा या आपके ऊपर कोई उस प्रोजेक्टाइल वेपन को फेंकेगा तो आप एक दूसरे को जानते हो, एक दूसरे कॉन्टिनेंट पे या ना जानते हो, जो आपका रिस्पॉन्स होगा वो क्या होगा? या तो आप डॉज करने की कोशिश करोगे, इधर उधर भागोगे, झुकोगे, बचने की कोशिश करोगे, और या तो जैसे उसने आपके ऊपर वो वेपन को पॉइंट किया आप उसके ऊपर पहले ही अटैक करने की कोशिश करोगे जिससे आप उस इंसिडेंट को ही रोक सको और आप डायरेक्टली उसके ऊपर एक एज को प्राप्त कर सको। ठीक है ना? तो वी आर नॉट अवेयर ऑफ ईच अदर्स एग्जिस्टेंस, बट जब हमने थ्रेट को परसीव किया तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एक जैसा आया, वो एक जैसा आया। तो सिमिलर कंडीशन विल रिजल्ट इनटू सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन। तो जो क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट हैं इन्होंने मॉन्टेस्क्यू के वर्क के ऊपर ट्रेस किया। टाइलर और मॉर्गन उसको अपने वर्क में यूज़ करते हैं। मॉर्गन ने तो काफ़ी विविड और डिटेल्ड बना दिया था उसको। मॉर्गन ने उन पीरियड्स का सब क्लासिफिकेशन भी कर दिया था। क्या थे ये पीरियड? इन्होंने कहा कि देयर वर पीरियड्स या सोसाइटी का जो एक आपको इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, सोसाइटी, लोग, सभ्यताएं इन स्टेजेस से गुजरी है, सेवेजरी, बार्बरिज्म एंड सिविलाइजेशन। ठीक है ना? और इन स्टेजेस पे दुनिया के अलग अलग जो कोने हैं, दुनिया के अलग अलग जो कल्चर्स हैं, उन्होंने सिमिलर सिचुएशन को फेस किया और इसकी वजह से उन्होंने सिमिलर रिस्पॉन्स या कल्चरल जो यूनिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट हैं, उसको वहाँ पर क्या किया? डिस्कवर किया, इन्वेंट किया, प्रोड्यूस किया। ऑलराइट, नाउ ये इस बात को बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि ये जो
सिमिलैरिटी आपकी है, या फिर ये जो अलग अलग पीरियड से दो कल्चर्स गुजरे हैं जिसकी वजह से सिमिलर सिचुएशन में सिमिलर प्रोडक्ट आया, ये ऐसा नहीं कि एक ही समय पे आया। कोई सोसाइटी हो सकता है सेवेजरी से या बार्बरिज्म की जो स्टेज है या एक पर्टिकुलर कंडीशन से थोड़ा पहले गुजरी हो, और उसने उस कल्चरल एलिमेंट को, जो भी एलिमेंट इन कंसर्न है, उसको पहले वहाँ पर जाना हो, समझा हो, डिस्कवर किया हो, ऑलराइट। जबकि दूसरा जो सोसाइटी है उसने इसी चीज़ को बाद में डिस्कवर किया होगा। नाउ साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को बहुत चारों तरफ से अटैक फेस करने पड़े। एक जो इनकी राइवल अप्रोच है उसने भी क्रिटिसाइज़ किया, डिफ्यूजनिस्ट ने इनको क्रिटिसाइज़ किया। बाद में जो स्कॉलर्स आए, जैसे कि फंक्शनलिस्ट आए, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट आए, रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की जैसे स्कॉलर्स, इन लोग ने तो कंजेक्चुरलिस्ट क्या डाला कि भैया आप तो किससे कहानी बना रहे हो, है ना, हवा की बातें किए जा रहे हो, खुद तो कभी फील्ड वर्क किया नहीं, आर्मचेयर एंथ्रोपोलॉजी में लगे रहे आप, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन से आपका दूर दूर का रिश्ता नहीं है ना, और उसके बावजूद आप ऐसी बातें कर रहे हो, तो आप यू आर नथिंग मोर देन कंजेक्चुरलिस्ट, ऑलराइट। तो इसका थोड़ा सा डिनाइल हुआ, एक ड्रॉप आपको देखने को मिला। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने, लाइक फॉर एग्जांपल डिफ्यूजिस्ट में ही अगर आप अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट को देखोगे, तो अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट में जो कि बाद में आए, इनको क्रिटिसाइज किया था क्लासिकल डिफ्यूजनिस्ट को, इनकी बातों को, लेकिन अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट में एक आपके स्कॉलर जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजी आप कहते हो या अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी भी कहते हो आप, फ्रांस बोआ जैसे जो स्कॉलर हैं, इन्होंने, एंड स्कॉलर्स लाइक लेवी स्ट्रॉस, ठीक है ना, इन्होंने एक तरीके से रेसिज्म को काउंटर करने के लिए इस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को यूज किया एक डोज के तौर पे, कि एक तरफ तो समाज में कुछ स्कॉलर जो इनके साथ थे, वो स्कॉलर्स वहाँ पर रेसिज्म को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं और रेसिज्म की बातें हो रही हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम इस क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट के असर्शन को, साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को मान भी ले, तो ये साफ साफ कहता है कि हम सबका जो एक मेंटल फ्रेमवर्क है वो एक जैसा है, सिमिलैरिटी है। रेसिज्म क्या बिलीव करता है कि फिजिकल लेवल पर या इंटेलेक्चुअल लेवल पर हमारे बीच में कुछ डिसिमिलैरिटी है, कि हम अमेरिकन हैं या जर्मन हैं तो हम सुपीरियर हैं, हम इंडियन हैं या फिर हम किसी और कॉन्टिनेंट से आते हैं, हम बांग्लादेशी, हम पाकिस्तानी, हम श्रीलंकन हैं, तो हमारे बीच में वो कैपेबिलिटी नहीं है। एक मास्टर रेसेस है और दूसरी जो है उसको सर्व करने के लिए वहाँ पर आई है। कॉम्प्लेक्शन को कैटेगरी के तौर पे यूज़ किया गया कि अगर आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो आप सुपीरियर हो, आपका फेयर कॉम्प्लेक्शन नहीं है तो आप इन्फीरियर हो। तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इंटेलेक्चुअल कैटेगरीज को रेसिज्म के तौर पर, रेसिज्म के अंतर्गत में इस्तेमाल किया जा रहा था। आप 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के अगर बैकड्रॉप को वहाँ पर देखोगे, खासकर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का पीरियड था उस समय में, तो इन्होंने काउंटर किया कि देखिए, अगर हम क्लासिकल इवोल्यूशनिस्ट की इस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड को मानते हैं तो आपको तुरंत रिजेक्ट करना होगा ये जो दुनिया भर में आज के समय में रेसिज्म की बातें हो रही है ना, कि एक रेस सुपीरियर, देयर आर सुपीरियर रेसेस एंड देयर आर इंफीरियर रेसेस। बिकॉज जब आप साइकिक यूनिटी ऑफ माइंड को कह रहे हो तो साफ साफ कह रहा है कि मेंटल फ्रेमवर्क लगभग सबका एक जैसा है, सब लोग एक जैसे वहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई डिफरेंस वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। तो दे इम्ब्रेस्ड दिस साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड टू एन एक्सटेंड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द डेविल और ईविल ऑफ रेसिज्म विच वॉज प्रिवलेंट स्पेशली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड बिफोर दैट। फ्रांस बोआ ने उससे पहले ही 4-5 साल पहले अपने जो अलग अलग वर्क निकाले, जो उनकी स्पीचेस थी, जो उनकी राइटिंग्स थी, 1908 से लेकर के 1912 के बीच में उनके बुक पब्लिकेशन, उनके पेपर्स और उनके आर्टिकल्स, उनकी स्पीचेस में इस चीज़ का उन्होंने हैविली वहाँ पर जिक्र किया, ठीक है ना। तो दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। सेकेंडली, जो बाद में 20th सेंचुरी में डिफ्यूजनिस्ट आए, जो 20th सेंचुरी के अंदर में डिफ्यूजनिस्ट आए यहाँ पर, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया इवोल्यूशनिस्ट की अप्रोच को, इन डिफ्यूजनिस्ट ने बेसिकली कहा कि डिफ्यूजन इज द रीजन व्हाई सिमिलैरिटीज डू अकर बिटवीन टू डिफरेंट कल्चर। दो कल्चर जो कि एक अलग अलग रीजन में रह रहे हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटीज साइकिक यूनिटी ऑफ मैनकाइंड की वजह से नहीं आ रही है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज डिफ्यूजन की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो डिफ्यूजन, इन्होंने एक पहला यहाँ पर अपना बेसिक प्रमाइसेस जब आप देखोगे डिफ्यूजन का, तो सबसे पहला पॉइंट वो यही रखता है कि मैन इज जनरली अनइन्वेंटिव इन नेचर। हमारी टेंडेंसी नहीं है कि हम चीज़ों को बार बार इन्वेंट करें और समय इनोवेशन के ऊपर, इन्वेंशंस के ऊपर बिताएं, खासकर जब दूसरे जगह पर कहीं पे वो चीज़ इनोवेट या इन्वेंट हो चुकी है। यू कैन टेक द एग्जांपल ऑफ द वैक्सीन्स। दुनिया में कई सारे ऐसे देश हैं जिनकी जो, अगर आप वैज्ञानिक कैपेबिलिटी, आप साइंटिफिक कैपेबिलिटी देखोगे, आप जो बजट है R&D के ऊपर, और जो कई सारा जो रिसर्चेज होती हैं वो बड़ा अच्छे खासा डेवलप्ड है।
तो ऐसी कंट्रीज जो बड़ी नेशंस हैं उनके पास एक एज था इस तरीके के रिसर्चेस को कैरी आउट करने के लिए वैक्सीन के ऊपर कोविड में, और ऐसे ही देशों ने सबसे पहले वहाँ पर वैक्सीन को प्रोड्यूस भी किया, ठीक है ना। तो आपने कोविड के समय भी देखा होगा, स्पुतनिक है, कोवैक्सिन है, फाइज़र है, और भी कई सारे जो आपको कंपनियों के द्वारा दुनिया भर में जो वैक्सीन्स बनते हुए देखने को मिली, वो हमारे सामने आपको आते हुए मिली। ऑलराइट, जॉनसन्स वालों ने अपनी बनाई, किसी ने कहीं बनाई, तो यूरोप में कुछ बन रही है, अमेरिका में कुछ बन रही है, एशिया में भी कई सारी कंट्रीज़ ने अपने अपने वैक्सीन्स को वहाँ पर प्रोड्यूस किया था। लेकिन दुनिया में कंट्रीज़ तो कई सारी हैं, ठीक है ना। कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास वो कैपेबिलिटी या उतना तेज़ी से वैक्सीन को प्रोड्यूस करना मास स्केल पे वो नहीं था। तो आप इंतज़ार नहीं कर सकते ना कि हम जब उस वैक्सीन को बना पाएंगे, जब हम इस तरह से इन्वेंशंस को कर पाएंगे, डिस्कवरी को कर पाएंगे, तब हम अपने लोगों की जान बचाएंगे। उस समय क्या था कि आप जिससे मिले मदद भाई ले लो, पीपीई किट कहीं से मिल रही है, आपके पास नहीं है तो आप उसको ले लो। आपके पास कोई इनोवेटिव चीज़ ऐसी है या कोई ऐसी डिस्कवरी है जो भी आपके देश में जिसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने नहीं रखा है, या फिर वैक्सीन डेवलप करने में आपको समय लग रहा है, लोगों की जान जा रही है, तो लोगों की जान बचाना इज़ द प्राइमरी थिंग। तो आप लोगों से वहाँ पर क्या करो, हेल्प लो। यू कैन नॉट बी वेटिंग फॉर इन्वेंटिंग थिंग्स एंड डिस्कवरिंग न्यू थिंग्स। ऑलराइट, उस समय पे क्रिटिकल जो पीरियड होता है। तो इन्होंने ऐसे ही कहा कि मैन जो है अनइन्वेंटिव है, उसके लिए इन्वेंशन करना, इनोवेशन करना बार बार एक हेक्टिक टास्क है जिसको वो अवॉइड करता है। रैदर वो प्रेफर क्या करता है, चीज़ों को बोरो करना, इमिटेट करना, मिमिक करना, है ना, ऐसी चीज़ करता है। एक और एग्जांपल आप ले सकते हो कि आप एक क्लास के अंदर में एक टॉपर है, उसने साल भर पढ़ाई की है, और एक बैक बेंचर है जिसने पढ़ाई ना की हो, किसी और चीज़ में हो सकता है अच्छा हो, या हो सकता है किसी चीज़ में ना अच्छा हो, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में रहा, क्रिकेट खेला, बाकी चीज़ कहीं डिबेटिंग क्लब में था, दुनिया भर में था, तो उसके पास समय नहीं था ये सारी चीज़ों को करने का। अब एग्जामिनेशन आ गया, पास तो होना ही उसको, पास नहीं होगा तो फिर तो कॉलेज भी नहीं आने मिलेगा उसको, बैक लगेगी, ठीक है। तो क्या है कि वो क्या करेगा, खुद से नहीं पढ़ा, खुद से उसने आंसर नहीं डेवलप किया, पढ़ाई नहीं की उसने, अब वो लास्ट मोमेंट पे टॉपर्स का सहारा लेगा कि भाई कुछ बता देना, उससे आंसर को बोरो करेगा, उसकी नकल करेगा, है ना, जिससे वो एग्जामिनेशन में पास हो सके। तो डिफ्यूजन भी कुछ इसी तरीके से बात करता है कि बेसिकली दो अलग अलग जो कल्चर्स होते हैं वो कांटेक्ट में आते हैं, और उनके बीच में जो कल्चरल एलिमेंट है उसका आदान प्रदान होता है, गिव एंड टेक होता है। यूजुअली ये जो डिफ्यूजन है इसको कई लोग एकल्चरेशन की प्रोसेस से भी कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये दोनों एक डिस्टिंक्ट प्रोसेस है। एंड इन वन ऑफ द वीडियोस ऑन आवर मेन चैनल, यहाँ पे तो नहीं, ऑप्शनल चैनल पे कोशिश करेंगे अगली बार बनाने की, लेकिन मेन चैनल पे एक डिफरेंस इन तीनों प्रोसेसेस के बीच में, इनफैक्ट 4-5 प्रोसेस जो एक जैसी लगती हैं उनके बीच में हमने बनाया हुआ है। तो आप एक बार उसको भी रेफर कर सकते हो अगर आपको कन्फ्यूजन है कि डिफ्यूजन और एकल्चरेशन क्या है। तो उन्होंने कहा कि डिफ्यूजन इज अ प्राइमरी की फैक्टर जिसकी वजह से कल्चरल सिमिलैरिटीज आ रही हैं, दो कल्चरल एक दूसरे से सिमिलर हमें देखने को मिले, उनके एलिमेंट्स हमको एक दूसरे से सिमिलर देखने को मिले, और कई सारे फैक्टर्स भी हैं जो इस डिफ्यूजन को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, जो हमने यहाँ ऑप्शनल चैनल पे ही एक वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, आप देख सकते हो प्रीसीडिंग लेक्चर्स के अंदर में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि कल्चरल सिमिलैरिटीज़ क्यों यहाँ पर आती है, दो अलग अलग स्टैंड है और उनका एक अलग अलग रीज़न है। अब यहाँ पर बाकी स्कूल भी कहीं आएंगे, फंक्शनलिस्ट आ जाएंगे, है ना, तो उनका एक आइडिया होगा कि ह्यूमन की कुछ एक कॉमन नीड्स होती है। तो नो मैटर आप अमेरिकन हो, अफ्रीकन हो, कोई भी हो, हम सबकी कुछ प्राइमरी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स हैं, कुछ डिराइव नीड्स हैं, कुछ इंटीग्रेटिव नीड्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, अलग अलग लेवल पर हमारी डिफरेंट नीड्स हैं। कल्चर के एलिमेंट, कल्चर के कंपोनेंट और डिफरेंट टाइप ऑफ सोशियो कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इन सबका रोल यही है कि वो इन नीड को सेटिस्फाई करें। तो दो कल्चर के बीच में अगर आपको सिमिलैरिटी एलिमेंट में दिख रही है या इंस्टीट्यूशंस में देखने को मिल रही है, तो क्यों मिल रही है, क्योंकि अलग अलग सभ्यताओं में, अलग अलग संस्कृतियों में लोगों की ज़रूरतें तो एक ही जैसी है ना, ह्यूमन नीड्स बदलती नहीं, सब ह्यूमन है, एक ही स्पीशीज़ के मेंबर, तो हमारी जो नीड्स है वो एक जैसी हैं, और इन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम एक जैसे इंस्टीट्यूशन या एक जैसे कल्चरल एलिमेंट को, कल्चरल ट्रेट को, कल्चरल कंपोनेंट को वहाँ पर डेवलप करते हैं। सो दैट इज़ 3 डिफरेंट व्यू पॉइंट्स जिससे आप कल्चरल सिमिलैरिटीज़ को ट्रेस बैक कर सकते हो कि क्या रीज़न होता है। बहुत सारे ऐसे और भी पर्सपेक्टिव हैं, पर वीडियो में हमारे पास लिमिटेड समय, बैचेस में जब हम फॉर्मली पढ़ते हैं तो डिटेल में अच्छा खासा समय लेके पूरे लेक्चर इसके ऊपर होते हैं। तो आप भी अगर फॉर्मली प्रिपेयर करना चाहते हो हमारे साथ में, तो अपकमिंग बैचेस 22 से हमारे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पर आपको समझ में आता है कि नोट मेकिंग एग्जैक्टली कैसे करनी है। पढ़ लिया लेकिन क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ में आ रही है, इंट्रो कैसे बनाना है, कंक्लूड कैसे करना है, ट्रेंड एनालिसिस क्या है, कैसे क्वेश्चन आएंगे कैसे नहीं आएंगे, तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। और ऑप्शनल को अगर आप, खासकर एंथ्रो जैसे ऑप्शनल को आप 6 महीने से ज़्यादा समय में ख़त्म कर रहे हो, तो 40% बैटल तो आप वहाँ पर हार ही चुके हो।
सेल्फ प्रिपरेशन में ये होता है कि हम पहले 3-4 महीने कंटेंट में ही कई बार लगा देते हैं, एटलीस्ट 1 महीना 2 महीना बच्चा लगाता है, एक कंटेंट को चुनता है, दूसरे टॉपर ने कुछ और कह दिया, तब तक उस साल नया टॉपर कोई आ गया, उसने कुछ और बोल दिया किसी, तो आप सेकंड गेस करते रहते हो, कंटेंट का पूरा झोला बन जाता है आपके पास, टेबल पे पूरी पाइलअप हो जाता है। और जब आप पढ़ने भी लगते हो, आपने पढ़ा, फिर उसके बाद 5-6 महीने दिए उसको, पढ़ने के बाद हमें डिमांड नहीं समझ में आ रही, क्वेश्चन में पूछा क्या है, आंसर उसको कैसे करना है, शुरुआत कैसे करनी है, तो आपको बड़ा यहाँ पर एंशियस फील होता है, फोमो फील होता है कि बताओ मैंने 4 महीने 6 महीने पढ़ाई की, कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है मेरे दिमाग में, पर उसका मैं एप्लीकेशन नहीं कर पा रहा हूँ। और वो लग्जरी आज के समाज में अगर आपके पास है तो हम शायद थोड़े गलत रास्ते पे चल रहे हैं। ये जो 20s का हमारा प्रोडक्टिव ईयर है, इसको आपको वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑप्शनल लिया तो उसको 6 महीने में हमें ख़त्म करना है, जैसे ही डिसाइड हो जाए। एंथ्रो जैसा ऑप्शन, कुछ ऑप्शनल बड़े हैं, वहाँ पर 8 महीने भी लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पर एंथ्रो 3.5 महीने 4 महीने का ऑप्शन है, 110 दिन में ख़त्म हो जाता है। सैटरडे संडे को भी आप मिलाओगे, आपकी क्लासेस होती हैं, तो हम 6 महीने 5.5 महीने की बात करते हैं। इससे ज़्यादा समय आपको टेस्ट सीरीज़ के साथ भी नहीं लगता है। सो फॉर्मली अगर आप चाहो तो हमारे जो अपकमिंग बैच है 22 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। इन बैचेस में टेस्ट सीरीज़ आपकी इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज़ के अंदर में आपका 8 सेक्शनल 4 फुल लेंथ पेपर होते हैं और इनके मॉडल आंसर्स भी मिलते हैं, टाइमली इवैल्यूएशन है, डिस्कशन भी किया जाता है कि क्वेश्चन का वीडियो में, प्लस कंटेंट भी पूरा आपको यहाँ पर मिलता है। क्रक्स रेफरेंस नोट जो होता है आपका, क्लास पीपीटी जो समरी नोट है आपका, हैंड रिटन नोट जो कि आपका रिवीजन है वीकली मंथली बेसिस पे, जिससे आप रिवीजन करोगे। मेंस अपीयर कैंडिडेट डिजिटली आईपैड पे आपके लिए बना रहे होते हैं, फ्लो चार्ट्स हैं, कई सारी चीज़ होती हैं, और वैल्यू एडिशन मटेरियल भी मिलता है। ये सब 14999 में यू कैन गेट बाय गोइंग टू स्टडी IQ वेबसाइट, या फिर इस वीडियो के नीचे भी शायद आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है ना। US लाइव का कोड आप हर स्टडी IQ के कोर्स में यूज़ करते हो, जिससे उस समय जो आपको प्राइस दिखा रहा होता है वो ड्रॉप होता है। कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने तो यहाँ पर 14999 लिखा है, पर जब हम एडमिशन ले रहे हैं, पेज पे जा रहे हैं, तो वहाँ पर 18,000 दिखा रहा है, ऐसा क्यों, प्राइजेस बढ़ गए क्या? नहीं, फ़ी में कोई चेंज नहीं है, बस आपको US लाइव का कोड लगाना पड़ता है। और भी कोड होते हैं, पर आग बंद करके मैक्सिमम डिस्काउंट कोड हर कोर्स पे चाहिए मेरी मेंटरशिप के साथ, तो आप यहाँ पर US लाइव के कोड को इस्तेमाल कर सकते हो। कोई दिक्कत हो, कोई कन्फ्यूजन हो ऑप्शनल सिलेक्शन में, एडमिशन लेते समय, तो आप इन IDs पे ऊपर इंस्टाग्राम, नीचे ईमेल ID के ऊपर आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। हाँ, नए बच्चे मैंने कहा है कि US लाइव इस्तेमाल करेंगे, जो पहले से एनरोल्ड स्टडी IQ कोर्सेज में, ट्राई टू सेंड मी योर रजिस्टर मोबाइल नंबर, जिससे आपको ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो अलग से डिस्काउंट कोड होता है वो मैं शेयर करवा सकूँ, ठीक है, टीम आपको शेयर कर देगी। तो वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। PYQs अगर आपको डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर मैसेज तो नहीं भेज सकते आप, पर रिसोर्सेज आपके सारे हैं, 50 पन्ने का पिछले 10 साल का PYQ एनालिसिस एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो होपफुली आपसे आने वाले बैचेस में ओरिएंटेशन में मिलता हूँ 22 तारीख को जनवरी में, अदरवाइज यहाँ पे तो मिलते ही रहेंगे। गुड बाय, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग, हैव अ वेरी नाइस डे।